हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जेनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ मेंडल की हिस्ट्री, जेनेटिक्स, डिस्कवरी वगैरह अपन ने करी थी और थोड़ी सी मैंने आपको जो है डेफिनेशन भी जैसे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड की कराई थी। अब अपन स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ, है ना। लेकिन उससे पहले कल भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ अपन शब्दावली या कुछ टर्मिनोलॉजी उसकी करेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए। सबसे पहले जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, दो अपने पास में वर्ड हैं क्योंकि मेंडल ने है अपने एक्सपेरिमेंट उसी बेस पे दिए, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो कल बताया था कि एक जब लक्षण लेते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं और उसमें अगर हम संकरण कराते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसको हम मोनो बोलते हैं, और अगर दो लेते हैं तो डाई बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। उसके अलावा अपन ने जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इनकी डेफिनेशन कर ली थी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी क्या है? जो आप में दिख रहा है वो कैरेक्टर आपके लिए प्रभावी है, और जो आप में नहीं दिख रहा हुआ छिपा हुआ है और हो सकता है कि अगली जनरेशन में दिखे तो वो आपके लिए अप्रभावी है। तो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह के जो है कैरेक्टर हैं। जो दिख गया वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखा वो रिसेसिव। तो इस तरीके से हमारे पास में कैरेक्टर आ गए या लक्षण आ गए। उसके बाद में फिर हमारे पास में है जीन और इस जीन को जो मेंडल था, मेंडल ने उसको कहा था कारक। उस समय क्योंकि जीन नाम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उन्होंने केवल ये कह के छोड़ दिया था कि कुछ कारक हैं, वो कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इन लक्षणों के लिए, और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जीन एक्चुअली क्या है? जीन, डीएनए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई है। एक और शब्द है क्रोमेटिन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपस में मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर जैसे आपने 11th में केंद्रक पढ़ा था तो केंद्रक में, और आपने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री मियोसिस और माइटोसिस भी पढ़े थे, तो आपने देखा था कि जब केंद्रक या न्यूक्लियस रेस्टिंग स्टेज में होता है, इंटरफेस में, तो उसके ऊपर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जाल जैसी संरचना होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो ये जो क्रोमेटिन है, यही क्रोमेटिन जब विभाजन या डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी ह्यूमन है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 46 क्रोमोसोम जब डिवीजन होता है तो वही क्रोमेटिन जो जाल है या जो नेट है वो टूटता है, और टूटने के बाद में 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं? डीएनए के बने हुए हैं। तो डीएनए क्या हो गया? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, या आप कह सकते हो यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि उसका बना हुआ है। अब इन सब में जीन क्या है? तो जीन क्या है कि जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, तो वो जो पार्ट है वो किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। उसको आप क्रोमेटिन का भी कह सकते हो, उसको आप क्रोमोसोम का पार्ट भी कह सकते हो। तो ये जो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, जेनेटिक कैरेक्टर के लिए, तो वो जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको हर चीज़ करके चलनी। मेंडल ने कारक या फैक्टर कह के उसको छोड़ दिया था, लेकिन बाद में बैटसन ने इसको क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। फिर उसके बाद में है जीन लोकस। ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि लोकस क्या है? तो लोकस एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पर कि वो जीन उपस्थित है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज जीन लोकस, तो आप कहोगे कि प्लेस ऑफ जीन, जहाँ पर कि जीन लगा हुआ है उस जगह को अपन क्या बोलेंगे? लोकस। फिर उसके बाद में जीनोटाइप, फिनोटाइप। यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा हुआ है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ये अभी जब आपको, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिनोटाइप क्या है कि फिनोटाइप मीन्स है मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, यानी कि आप ऊपर से कैसे दिख रहे हैं।
तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है कि आपके इंटरनल जीन कैरेक्टर क्या है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, जीनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप में जो आउटर कैरेक्टर है या एक्सटर्नल कैरेक्टर है उनको कहते हैं, और फिनोटाइप जीनोटाइप हमारे क्या है, इंटरनल, जो जीन से रिलेटेड है या जेनेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड है, इंटरनल जो कैरेक्टर है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप ये इसमें बहुत ज़्यादा आएगा। फिर उसके बाद में है एलील। एलील या फिर हिंदी में हम बोलते हैं युग्म विकल्प। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये देख रहे हो टीटी और टीटी, तो यहाँ पे क्या युग्म में पेयर है, तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, एलील। इंग्लिश में बोलते हैं एलील और हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्प। अब ये जो युग्म विकल्प है, ये युग्म विकल्प या एलील तीन तरीके की होती है। तीन तरीके की कैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों टी है, कैपिटल टी, तो ये तो, और दूसरी आपको यहाँ दिख रही है स्मॉल टी, तो दूसरी एलील होगी, और तीसरी आपको दिख रही है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एलील हो गई। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इस वाले युग्म विकल्प को हम क्या बोलेंगे, समयुग्मी। ठीक है, यानी ये होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट, प्रभावी। यहाँ पे भी होमोजाइगस है, समयुग्म की है, लेकिन क्या है, अप्रभावी। तो दूसरे प्रकार हो गया। और तीसरी वाली कैसी है, विषम युग्म की, हिट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें 50% डोमिनेंट है, 50% रिसेसिव है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइप्स की आपकी क्या हो गई, युग्म विकल्प या एलील। तो एलील क्या है, एलील किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाला अल्फाबेट है। अगर सेम है तो समयुग्म की या होमोजाइगस, अगर अलग अलग है तो हिट्रोजाइगस, और अगर दोनों उसमें कैपिटल आ रहे हैं तो आपका कौन सा होगा, प्रभावी, और दोनों अगर स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अप्रभावी, 100% वाला। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स, जैसे 11th में भी अगर आपको ध्यान हो तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो सेल है उस कोशिका में 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर। तो 23 पेयर में से 22 पेयर जो हैं वो तो कौन से हैं, जो कि अलैंगिक लक्षणों को, या आप कह सकते हो कायिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, और एक जो जोड़ा है, एक जो पेयर है, वो लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए जो है इन्हें अपन क्या बोलते हैं, अलिंगी क्रोमोसोम, जो कि 22 हैं जोड़े, वो अलिंगी है, और एक जो है वो कौन सा है, लिंगी। उसके बाद में अब हमारे पास में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हर समय कैसे रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। तो अपन उसको, जैसे अब यहाँ पर अपन कुछ चीज़ों को लेके चलेंगे। अब देखो, कल मैंने आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड करा दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको आपके इसमें से बता रही हूँ, और ये थोड़ा सा जब आप इसको करें मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, उन चीज़ों को आपको देखकर चलना है। अब जैसे मान लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो अपने इसका मतलब सीधा आपने कह दिया 1 कैरेक्टर, केवल एक जो लक्षण है उस लक्षण को हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। अब जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जनक क्या है, पी मतलब पेरेंट। तो सबसे पहले हम कैपिटल पी को यूज करेंगे और उसको हम कहेंगे जनक। जनक के लिए अब हमारे पास में कैपिटल टी है, यानी टॉल। ये क्या हो गया, ये हो गया समयुग्म की प्रभावी। फिर यहाँ पे स्मॉल टी यानी ड्रॉफ, ये हो गया हमारा समयुग्म की अप्रभावी या होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हमारा क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब सबसे पहले इसमें परागण क्रिया या क्रॉस होगा, संकरण होगा, और संकरण कैसा हो रहा है, क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है जिसको हम F1 से कर रहे हैं,
तो ये जो है इसमें हमें हाइब्रिड मिलेंगे, संकर मिलेंगे, और इसको हम किससे कर रहे हैं, हेटेरोजाइगस से, ठीक है, विषम युग्म की कर रहे हैं, क्योंकि 50% यहाँ से आ रहा है, 50% यहाँ से आ रहा है। अब अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो सारे के सारे जो प्लांट है वो प्लांट कैसे हैं, टॉल, 100% टॉल है। तो जो हाइब्रिड है लेकिन फिर भी जो उसका फिनोटाइप है वो फिनोटाइप क्या है, 100%। उसके बाद में फिर हमने जो हमारी F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, यानी टी जो है दोनों विषम युग्म की या दोनों F1 के जो हमें संतति या ऑफस्प्रिंग मिली थी उसको हमने क्रॉस करवाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ अभी हम क्रॉस करा रहे थे, यानी थोड़ा आर्टिफिशियल करा रहे थे, क्योंकि हमें नया जनरेशन या नए कैरेक्टर चाहिए थी। अब हमारे पास में ये आ गया। इसके बाद में हमने दूसरी पीढ़ी ली, सेकंड जो है वो जनरेशन ली, और वो जनरेशन कौन सी, F2। और F2 में देखो ये इस तरीके का एक मैंने क्रॉस आपको चेकर बोर्ड बनाया है, और ये जो चेकर बोर्ड है इस चेकर बोर्ड की डिस्कवरी पुनेट ने की थी, इसलिए अपन इसको पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो दोनों तरफ गैमिट्स हैं, ये जो मैंने सिंबल आपको यहाँ बताए हैं ये गैमिट्स हैं, और मेल और फीमेल आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई यहाँ मेल लिख दिया वहाँ फीमेल लिख दिया ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में ये गैमिट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इसके 4 कॉम्बिनेशन बनाए, और 4 कॉम्बिनेशन में एक जो है 4 में से एक यानी 25% है वो कैपिटल टी यानी कि सम युग्म की डोमिनेंट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये दो हमें मिल रहे हैं कैसे, विषम युग्म की या हेटेरोजाइगस, और ये हमारे हाइब्रिड है। और 25% हमारे पास में यहाँ क्या मिल रहा है, स्मॉल टी यानी कि सम युग्म की या होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब हम यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो रिजल्ट में क्या है, फिनोटाइप है, यानी बाह्य जो लक्षण है वो बाह्य लक्षण क्या है, 3:1, 3:1। क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी, ये तीनों ही क्या है, टॉल है। अब इसलिए अपन ने क्या कह दिया, 4 में से 3 जो हैं फिनोटाइप में उनको अपन ने लंबे में रख दिया, और केवल एक है यानी कि 25% है वो हमारे पास में कौन सा है, ड्रॉफ। फिर जब अगर हम जेनेटिक कैरेक्टर इसका देखते हैं या जीनोटाइप हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये दोनों एक जैसे हो गए, यानी 25% हमारे पास में डोमिनेंट है होमोजाइगस, 25% हमारे पास में रिसेसिव है होमोजाइगस, और 50% यानी 2 जो हैं, क्योंकि 4 में से 2 50% हो गया, तो ये जो 2 हैं ये 2 आपके कौन से, हेटेरोजाइगस। तो इस तरीके से हम फिनोटाइप और जीनोटाइप यहाँ पर निकालते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो जब अपन मेंडल लॉ की बात करेंगे, तो ये जो मोनो हाइब्रिड है, इस मोनो हाइब्रिड में मेंडल के दोनों लॉज जो हैं वो दोनों के दोनों लॉज यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ किसका है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि फर्स्ट जो जनरेशन है या प्रथम जो पीढ़ी है उसमें वो लक्षण आएगा जो आप में प्रभावी होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो लंबा है F1 जनरेशन में, चाहे वो हाइब्रिड ही है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि लंबा है वो डोमिनेंट है। तो इस जो पहला वाला मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, वो प्रथम पीढ़ी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो लॉ है वो लॉ कौन सा है, सेपरेशन का या पृथक्करण का, ठीक है ना, या आप उसको प्योर, बहुत सारे इसको नाम दे रखे हैं। तो जो सेकंड लॉ है वो लॉ जो है उसमें हम थोड़ा सा F2 में जाते हैं कि प्रथम में तो हमने कह दिया फर्स्ट में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की प्रथम पीढ़ी में हर समय डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, लेकिन जब हम सेकंड पीढ़ी में जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि हमारी जो गैमेट्स हैं या हमारी जो एलील्स हैं वो डिवाइड हो गई या वो सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने पर उन्होंने अपना इंडिविजुअल भी कैरेक्टर को दिया। पहले वाले में नहीं था, F1 में 100% हमें कैसे मिले थे, डोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन जब हम F2 में गए तो चाहे हमें कम ही मिला हो
कि हमारे पास में तो केवल 25% ही जेनेटिक कैरेक्टर मिला रिसेसिव का, लेकिन मिला। तो ये जो चीज़ है ये सेपरेशन का है, और ये जो लॉ है ये लॉ क्या कराता है, पृथक्करण का नियम या सेग्रीगेशन का सेग्रीगेशन लॉ। अब यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों जो लॉ है वो लॉ हमारे मोनोहाइब्रिड में आ जाते हैं, लेकिन जब हम थर्ड लॉ की बात करेंगे तो वो लॉ जो है हमारा किस में आएगा, डाईहाइब्रिड में। तो ये लॉ है वो मैं आपको कल कराऊंगी। तो आज जो है आपने मोनोहाइब्रिड और दोनों जो लॉ हैं वो दोनों लॉ जो है इस क्रॉस में आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैं करा रही हूँ, कल थर्ड लॉ आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू।